everyone, welcome back to the channel of Great Tutorials. Myself Safia Sheikh. लास्ट वीडियो में हमने 12th कॉमर्स कोर्स सिंबल दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और हमने वहाँ पे देखा था कि जो जिसका चैप्टर का नाम था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के तरफ, कि हम सोसाइटी के इंटरेस्ट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सोसाइटी को इन रिटर्न क्या दे सकते हैं, इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमने वो देखा था कि जो बिजनेस होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं सोसाइटी के, तो वो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वो सोसाइटी के लिए क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, और हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करना चाहिए, रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करना चाहिए। हमने ये सब देखा था कि एक जो जो प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट किए उस प्रॉब्लम को किस तरह से वो सॉल्व करेंगे। अगर वो सोशली कुछ काम करते हैं, इससे क्या होता है, उनका रेपुटेशन बढ़ जाता है, मार्केट में एक गुडविल क्रिएट होता है। हमने ये भी देखा था लास्ट वीडियो में कि हमने अलग अलग जो कि बिजनेस की डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मतलब अलग अलग ग्रुप्स की तरफ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, क्या ड्यूटी बनती है, कि बिजनेस भी क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी ऑब्लिगेशन है कि वो सोसाइटी के लिए करे, सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए प्रोटेक्ट कर सके, उनको इन रिटर्न क्या दे। इवन हमने देखा था कि वो अलग अलग ग्रुप्स के लिए क्या कर रहा है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि चार हमने देखा था ग्रुप, जिसमें हमारे कौन थे, फर्स्ट वन थे हमारे ओनर्स, देन इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर एंड एम्प्लॉइज, कि हमने ये चारों की तरफ बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है क्या नहीं बनती है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे दो ग्रुप बाकी रह गए थे, सो देखने वाले हैं। हाँ, सो अभी बता यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट कि सॉरी, अभी यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अभी सब लोग सोचते होंगे कि गवर्नमेंट तो हमारे लिए बना है, गवर्नमेंट तो जनता के लिए बनी है, जनता गवर्नमेंट के लिए करती है, तो बिजनेस क्यों कुछ करे गवर्नमेंट के लिए। जब मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक स्टार्टिंग में कहा था कि इट इज लाइक गिव एंड टेक रिलेशनशिप, हर बार आपको सब कुछ मिलता नहीं, आपको देना भी पड़ता है। आपको जो गवर्नमेंट इतनी प्रोवाइड करी है सब कहाँ से कर रही है, आप जब उनको दे रहे हो तब जाके आपको इतना कुछ फैसिलिटीज मिल रहा है। इसीलिए अब गवर्नमेंट की तरफ भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है क्या नहीं बनती, हमें वो देखना है। सो स्टार्ट करते हैं। Responsibility towards the government. The government regulates and controls the business with the objectives of the systematic economic development of the country and safeguard the interests of the common man. Government provides incentives and subsidies to the business. Following are the responsibilities of the government, responsibilities of organization toward the government. गवर्नमेंट को ना कंट्रीज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी पड़ती है कि कितनी बढ़ रही है, क्या जीडीपी है क्या नहीं है, कितना प्रॉब्लम हो रहा है कंट्री में, किस तरह से हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है, किस तरह से नहीं बढ़ रही, क्या क्या जरूरत हो कि कंट्री को आगे लेके जाने के लिए कंट्री को आगे लेके जाने के लिए क्या जरूरत है क्या नहीं है, वो सब कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। हमें जो पेंशन मिलते हैं, जो सब्सिडीज मिलते हैं, वो सब कौन देता है, हमें गवर्नमेंट देता है। तो हमें अब जब गवर्नमेंट इतना कुछ दे रही है तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी गवर्नमेंट को कुछ दे। तो वही है, फर्स्ट देयर टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अभी यहाँ पे क्या होता है कि हमें गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम हमें टैक्स पे करना चाहिए, कि जितना भी जो भी टैक्स है, जो भी इंडस्ट्रीज, जो भी कंपनीज होते हैं, जो भी कॉमन मैन होते हैं या कोई भी बिजनेस होता है, उनको टैक्स पे करना चाहिए। इनकम टैक्स हो या कोई पर्सनल टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, हमें ये सब क्या करना चाहिए, पे करना चाहिए। टाइम टू टाइम पे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका टाइम डेट निकल गया टैक्स पे करने का फिर आप पे कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप क्या करना चाहिए, पे करना चाहिए टैक्स। उसके बाद हमारा ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी रूल्स उन्होंने बनाए हैं, जो भी पॉलिसीज उन्होंने बनाए हैं, हमें उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग, उसी लिमिट पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। अभी गवर्नमेंट को अपने कंट्री को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए चाहिए रहता है, तो इसमें एक फॉरेन एक्सचेंज भी आता है कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है बिजनेस से कि वो क्या करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, इंटरनेशनल ट्रेड करे, बाहर के कंट्री के साथ डील करे, फॉरेन एक्सचेंज लेके आए, जिससे गवर्नमेंट को हेल्प होगी कंट्री के लिए। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी इससे रहता है कि कंट्री गवर्नमेंट के ऊपर रहता है कि उसको भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है कि कंट्री का किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा। तो बिजनेस को गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन के साथ काम करना चाहिए, कि गवर्नमेंट जो बोल रही है, जिस तरह से बोल रही है, जो भी काम है, हमें उस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का रहता है कि उसे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ध्यान देना पड़ता है, कंट्री के लिए करना पड़ता है कुछ ना कुछ। इसीलिए वो बिजनेस को हमारे गवर्नमेंट के साथ एक कॉर्पोरेट में काम करना चाहिए।
उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी, जो भी पॉलिसीज वो बनाती है उसको क्या कर वो इम्प्लीमेंट जो करती है, तो गवर्नमेंट जो बिजनेस होती है उस पॉलिसी के हिसाब से वो काम करे, जो भी पॉलिसी में बोला गया है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से है उससे क्या करना चाहिए, उस हिसाब से काम करना चाहिए। उसके बाद है हमारा सजेशन टू द गवर्नमेंट। अगर कुछ भी, अभी यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो कुछ भी पॉलिसी बना रही है जहां पर अगर बिजनेस से रिलेटेड है कि बिजनेस के लोगों के लिए वो पॉलिसी है, तो बिजनेस क्या कर सकते हैं उसमें अपना सजेशंस दे सकते हैं कि हाँ आप ये चीज ऐड करो, ये चीज निकाल दो, ये चीज हमें प्रॉब्लम कर सकती है, ये चीज नहीं कर सकती है। तो क्या कर सकते हैं वहां पे अपने सजेशंस दे सकते हैं, गवर्नमेंट को सजेशंस लेने चाहिए उनसे, क्योंकि वो उनके लिए पॉलिसी बन रही है, उनके लिए है। सो वो क्या करेंगे, सजेशंस दे सकते हैं उस पॉलिसी में अपनी। एंड नो फेवर्स, अभी यहाँ पे क्या होता है नो फेवर्स में कि नो फेवर्स इज लाइक कि हमें ना गवर्नमेंट से कोई फेवर नहीं लेना चाहिए। अभी जैसे कि हम अंडर द टेबल अपना काम निकलवा लेते हैं, ब्राइबिंग करके काम निकलवा लेते हैं, कि किसी का जान पहचान होता है तो हम क्या कर लेते हैं अपना काम पहले से कर लेते हैं, बट जो ऑलरेडी इतने लोग लाइन में लगे हुए हैं गवर्नमेंट अपना काम कराने के लिए, और क्या करते हैं अपना जान पहचान की वजह से अंडर द टेबल ब्राइबिंग करके अपना काम करवा लेते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद लास्ट स्टेज है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। अभी यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो एक तिजोरी होता है, उसका जो खजाना होता है सॉरी, उस खजाने में भी हमें क्या करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए, थोड़ा देना चाहिए। कि अभी जैसे कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पे अगर कोई डिजास्टर्स हो रहा है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है उसी ट्रेजरी फंड से क्या करते हैं, तो उधर दूसरों को हेल्प करती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट के ट्रेजरी फंड जो होते हैं वो जो उनका एक गवर्नमेंट ट्रेजरी होता है वहाँ पे जो फंड्स करते हैं, तो हमें वहाँ पे उनको हेल्प करना चाहिए, कि हमें वहाँ पे भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कि कल को जाके अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट हेल्प करती है। अगर आपने देखा होगा कि नॉर्मली कि अगर कहीं पे डिजास्टर होता है, कहीं पे सुनामी आ जाता है, कहीं पे अर्थक्वेक होता है, तो वहाँ पे कितना प्रॉब्लम हो जाता है। अभी वो हेल्प कौन करता है, वहाँ पे गवर्नमेंट भी कितनी हेल्प करती है कि वो अपनी तरफ से क्या करती है, उधर उधर पे क्या करती है, लोगों को हेल्प करती है। और जो और जिनको हेल्प करना था वो भी हेल्प करती है। तो बट वहाँ पे गवर्नमेंट के पास अगर वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में उनके पास उतना कलेक्ट होता है, अगर वो बिजनेस क्या करती है, अगर वहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करती है, तो इससे क्या होता है उधर पे हेल्प हो जाता है लोगों के लिए। सो ये था हमारा था गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती है बिजनेस की टूवर्ड्स दी गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी सोसाइटी पब्लिक इन जनरल। हमने देखा था कि हमारे एम्प्लॉइज ओनर्स इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट कंज्यूमर्स पे, बट अब ओवरऑल हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो इन्वायरमेंट है, पूरा जो समाज है, उनके लिए अभी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि बिजनेस क्या करेगा उसके लिए। Business organization has certain responsibility towards the society at a large. They are areas under. First one is the protection of environment. अभी अगर हम देखेंगे नॉर्मली अगर सोशली हम देखते हैं तो सबसे पहला आता है कि हमें एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए। जो हमने देखा था हमारे नीड्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही हमारा एक पॉइंट था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमें इंडस्ट्रीज बंद करनी पड़ेगी, और जो पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे मेजर्स, ऐसे कुछ डिवाइस इंस्टॉल करना चाहिए जिससे हम पॉल्यूशन को क्या कर सके, थोड़ा तो कम कर सके, जिससे एनवायरमेंट को क्या होगी, हेल्प होगी। नेक्स्ट है हमारा बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब वहाँ पे था कि हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नीड फॉर हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि हमारे ऐसे कुछ रिसोर्सेज होते हैं ना कि जो बहुत स्केयर होते हैं, जिसकी स्केरसिटी होती है, हमें वो रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, प्रॉपरली यूज करना चाहिए, कि कल को जाके अगर हमारे फ्यूचर जनरेशन जो रहेगी उनको भी क्या कर सके, वो उस रिसोर्सेज को यूज कर सके। तो जो भी रिसोर्सेज होते हैं हमें उसका प्रॉपरली यूज करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास जरूरी नहीं कि आपका अगर आपके पास बहुत रिसोर्सेज है तो आप वेस्टेज कर जा रहे हो, नहीं, आपको रिसोर्सेज को संभाल के रखना चाहिए प्रॉपरली, और ऑप्टिमम यूज करना चाहिए कि अगर कल को भी आपको रिसोर्सेज काम आए। रिजर्वेशन फॉर दी वीकर सेक्शन। अभी यहाँ पे क्या होता है कि वीकर सेक्शन को हेल्प करना चाहिए, कि हमें फॉर एग्जाम्पल कि हमें कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि हमें ना एक ऐसी जगह पे अपनी कंपनी या अपने इंडस्ट्रीज ओपन करनी चाहिए जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की कमी हो, जहाँ पर लोगों को काम नहीं मिला, जहाँ पे किसी का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लोग ऐसे ही बेरोजगार बैठे। तो हमें उस जगह पे क्या करना चाहिए, अपना एक इंडस्ट्री या कोई भी आप जो अपना कंपनी ओपन कर रहे हो, जिधर पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर वीकर जो सेक्शंस होते हैं, जो हमारी बैकवर्ड सोसाइटी होती है, उनको आप क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट वन है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। वही है कि अगर आपका करना है कि वहां पर कि उस एरिया में आप ओपन करो कि जिधर पे क्या कर सकते हो, आप उधर पे लोगों को हेल्प कर सकते हो जहां पर किसी का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है।
अभी इधर पे क्या होता है कि हमें ना देखना चाहिए कि जो मैंने ऑलरेडी इसमें पॉइंट बताया था कि हमें क्या करना चाहिए कि ऐसी जगह पे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आए जहाँ पर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी है, जहाँ पे लोग बेरोजगार बैठे हैं, जहाँ पे किसी का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हमें वहाँ पे अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। अभी इधर पे क्या होता है रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन में कि हमें जो हमारे वीकर सेक्शन के जो जो लोग होते हैं, जो बैकवर्ड सोसाइटी के लोग होते हैं, हमें उनके लिए कुछ सीट्स रखने चाहिए। जैसे कि अभी होते हैं ना कि कुछ जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, जैसे SC ST कास्ट जो कास्ट होते हैं, उन हम उनके लिए हम कुछ कास्ट उनके लिए जो सीट्स होते हैं वो हम रखते हैं। अभी उनके लिए एजुकेशन कभी फ्री होती है, एजुकेशन की फीस कम होते हैं, उनको कहीं पे भी क्या होता है कि उनको अगर कुछ होता है तो उनको वहाँ पे इजीली उनका वो काम हो जाता है। सो हमें वही देखना चाहिए कि हम उनके लिए थोड़े सीट्स रिजर्व रखने चाहिए। और यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन में कि हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने चाहिए जहाँ पर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी है। उसके बाद है हमारा प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज की हमें कोई गलत काम नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो फेयर प्रैक्टिसेस होते हैं, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं, हमें वो करना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस में क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि वो ना दूसरों को हेल्प करे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी NGO में किसी डोनेट करना, चैरिटेबल ट्रस्ट में से क्या करना, थोड़ा डोनेट करना। हमें जो इलिटरेट्स होते हैं, इलिटरेट जो होते हैं, पॉवर्टी कम करने के लिए थोड़ा पैसे कंट्रीब्यूट करना, लोगों को थोड़ा हेल्प करना कि हम किसी को क्या कर सके तो थोड़ा एजुकेशन में हेल्प कर सके, तो वहाँ पे क्या करना, हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा हेल्प करना चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस ये प्रिवेंट कंजेशन क्या होता है। अभी ना हमें इंडस्ट्रीज है ना ऐसी जगह पे खोलना चाहिए जहां पर है ना ज्यादा की इफेक्ट ना पड़े। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज खोली है जहां पर बहुत घर है और वहां पर उनसे वो इतनी केमिकल रिलीज हो रहा है कि वहां पे उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और इतने उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं कि इतना वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। सो हमें ना जहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन होते हैं, हमें उधर ही पे क्या करना चाहिए, अपना जो इंडस्ट्रीज है, अपना जो कंपनीज है वहां पे ओपन करना चाहिए जहां पर लोगों को इफेक्ट ना पड़े। एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अभी हमारे की एम्प्लॉयमेंट की कितनी कमी है कि लोग है ना कि बाहर जाके काम करते हैं। सो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। अभी कुछ ऑलरेडी ये पॉइंट में देखा था कि बैकवर्ड रीजन्स के लिए क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रखनी चाहिए। तो वही है कि हमें ना इतनी कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके कि हमारे कंट्री में कि कोई ज्यादा कि ज्यादा से ज्यादा हम इतना कर सके कि बहुत ज्यादा मतलब कि एम्प्लॉयमेंट की कमी ना हो। ऑलरेडी हमारी इतनी पॉपुलेशन है कि एम्प्लॉयमेंट की कमी है। सो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का करनी जनरेट करती रहनी है जिससे उनको हेल्प हो, उनके एक सोर्स ऑफ इनकम आ जाए। तो ये कुछ हमारा था कि हम इन जनरल सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, पूरे समाज के लिए क्या कर सकते हैं। हमें एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए। देन हमें अच्छे से रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए कि रिसोर्सेज अगर कमी है, अगर वो रिसोर्सेज की अभी इन रिसेंट अगर कमी है तो हमें इसको प्रॉपरली यूज करें ताकि इन फ्यूचर हमें हमारे जनरेशन को काम आए। रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन, उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व करके रखे कि जो हमारे इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनको हेल्पफुल हो। देन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन की हमारे जो बैकवर्ड रीजन है हम उनको डेवलप कर सकें। प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, हमें कोई गलत काम नहीं करना है। हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस, हमें लोगों को हेल्प करना है, फाइनेंशियली हेल्प करें किसी एनजीओ चैरिटेबल ट्रस्ट या किसी को एजुकेट करने के लिए हम क्या कर सके, हेल्प कर सके। प्रिवेंट कंजेशन, इंडस्ट्रियल जोन्स में ही क्या कर सकते हैं, अपना कंपनी इंडस्ट्रीज ओपन करें, ऐसे नहीं कि जहाँ पर लोगों को इफेक्ट पड़े, लोगों को प्रॉब्लम हो, वहाँ पर नहीं करना चाहिए। एंड द लास्ट वन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करने चाहिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने चाहिए। तो ये हमारा था कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टोटल 6 ग्रुप्स थे जिसमें हमने लास्ट वीडियो में 4 कवर अप किया था, आज ये वाले वीडियो में हमने 2 कर लिए हैं। सो हमने देखा कि अलग अलग ग्रुप्स के तरफ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है बिजनेस की, आज के 2 ग्रुप में देखा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। अभी कि इन्वायरमेंट की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, ऑलरेडी हमने देखा कि ओवरऑल जब हमने देखा कि इन सोसाइटी में क्या पड़ता है तो हमने उसमें देखा था कि हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस जब सोसाइटी से चीजें लेती है और यूज करती है तो इससे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। वो रिसोर्सेज को लेती है, अगर प्रॉपरली यूज नहीं करती, पॉल्यूशन क्रिएट करती है, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। वही है कि अगर बिजनेस अगर मटेरियल्स क्या करती है, सोसाइटी से लेती है, अगर वो रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज नहीं करती, जनरेशन ऑफ वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स की उस प्रोडक्ट्स को अच्छे से वो यूज नहीं कर पा रही, जनरेट नहीं कर पा रही, प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा, वेस्ट हो रहा है, तो इससे क्या होता है सोसाइटी में क्या इन्वायरमेंट पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। बिजनेस अगर ये सब चीजें करती है ना तो इससे क्या होता है
हमारे बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है, हमारे एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, अभी क्या क्या इन्वायरमेंट हो जाता है हमने ऑलरेडी देखा, एयर पॉल्यूशन, वाटर, साउंड एंड इलेक्ट्रॉनिक गार्बेजेस, हमने ऑलरेडी देखा कि इतने बहुत पॉल्यूशन होते हैं, कि एयर पॉल्यूशन कितने केमिकल्स रिलीज होते हैं, कितने कार्बन एमिशंस होते हैं, वो कार्बन एमिशंस को कम करने चाहिए, हमें वो एयर पॉल्यूशन कम करने चाहिए। ऑलरेडी स्टार्टिंग में कहा था कि हमें कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकालने चाहिए कि जिससे कम हो। सॉल्यूशन को पूरा खत्म करना तो हम खत्म ही नहीं कर सकते, बट उसको कम तो कर सकते हैं। देन हमने देखा था वाटर पॉल्यूशन की, हम जो बहा देते हैं रिवर साइड में, जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स डाल देते हैं, हमें डंप कर सकते हैं शायद, या कोई और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। साउंड पॉल्यूशन होता है, मशीन यूज होते हैं, कितने साउंड्स निकलते हैं, उसके बहुत आवाज आता है। देन इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज, मशीन खराब होने के बाद उसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो उनके पार्ट्स अगर वो खराब हो जाते हैं, हमने देखा कि इतने गैजेट्स होते हैं कि वो ऐसे नॉर्मली बहुत कंप्यूटर्स, पीसी, लैपटॉप जो होते हैं, मशीन के जो इतने पार्ट्स होते हैं ना, वो खराब होने के बाद वो ऐसे ही क्या कर देते हैं, उन लोग ऐसे इन्वायरमेंट पे ऐसे ही उसको रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट पे इन्फ्लुएंस होता है, उनको प्रॉब्लम, इससे इन्वायरमेंट क्या होता है, इससे इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम होती है। The number of pest prevention techniques are available and they are commonly summarized as they called 4R as reduction, reuse, recycling and recovery. 4R है, जिसका मतलब है रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रिकवरी, कि हम जो चीजें कर रहे हैं कि हम उसको क्या कर रहे हैं कि वेस्टेज को कम कर रहे हैं। अगर वो हो रहा है तो, अगर वो वेस्टेज हो रहा है तो उसको रीयूज कर सकते हैं, वो पॉसिबल है कि नहीं, हमें वो देखना चाहिए। रीयूज हो रहा है, फिर उसके बाद वो रिसाइकल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर होता है ना कि प्लास्टिक से रिसाइकल, या कोई अलग अलग पॉलिथीन होते हैं उसको रिसाइकल करना, वो जो हमारे वेस्ट कागज और हम जो न्यूज़पेपर्स होते हैं ऐसे फेंक देते हैं, नोटबुक्स जो बुक्स होते हैं उनके जो पेजेस होते हैं उसको रिसाइकल करना, अलग अलग जो चीजें होती हैं उसको रिसाइकल करना। रिकवरी, हम उस चीज को रिकवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट है कि वेन एवर पॉसिबल वेस्ट, wherever possible waste reduction is the preferable option, मतलब कि अगर होता है कि अगर हम, ये तो है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज करो, रिसोर्सेज की वेस्टेज को कम करो। If waste is produced, then every effort should be made to reuse if practicable. अगर वेस्ट हो रहा है तो अगर उस वेस्ट को हम रीयूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली, अगर वो प्रॉपर हो रहा है तो उस चीज को करो। रिसाइकलिंग इज द थर्ड ऑप्शन। रिसाइकलिंग शुड ओनली बी कंसिडर फॉर वेस्ट विच कैन नॉट बी रिड्यूस और रीयूज, जो रिड्यूस और रीयूज नहीं हो सकता तो हमें क्या करना चाहिए, उसको रिसाइकल करना चाहिए। जो अगर हम क्या कर सकते हैं, कम नहीं हो रहा है या रीयूज नहीं हो पा रहा, तो मेक श्योर कि आप क्या कर सकते हो, उसको रिसाइकल कर सकते हो। एंड द लास्ट वन, फाइनली इट मे बी पॉसिबल टू रिकवर मटेरियल और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट विच कैन नॉट बी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अगर वो रीयूज और रिसाइकल नहीं हो रहा तो उसको रिकवर करो, जिससे इन्वायरमेंट पर क्या होता है, अच्छा इफेक्ट पड़ता है, हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करते हैं। तो ये था कि हम अभी बिजनेस अगर काम करती, कंपनीज काम करती है तो इससे क्या इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिजनेस एथिक। बिजनेस एथिक्स स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि एथिक क्या होता है। ये एथिक्स क्या होता है, एथिक्स मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि बिजनेस है, अगर उसमें जो बॉस है और एम्प्लॉयज है, बॉस कभी भी आता है कभी भी जाता है, बट वो चाहता है कि उसके एम्प्लॉयज टाइम टू टाइम आए, टाइम टू टाइम जाए, इवन वो ओवर टाइम भी करे। एम्प्लॉयज क्या करता है कि सॉरी बॉस क्या करता है, कभी कभी अपने फेवरेटिज्म को अच्छा पे करता है और जो नॉर्मल है उनको तो क्या करता है, कम पे करता है। तो ये सही है कि गलत है, वो चीजें गलत करे, बट वो क्या चाहता है कि वो सामने वाला सही करे। तो एथिक्स मतलब कि सही या गलत होता है, मतलब कि हमें देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। एथिक्स मतलब ये कि बिजनेस एथिक मतलब कि हम बिजनेस में क्या सही करते हैं क्या गलत करते हैं, वही है। स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड एथिक्स जो होता है, ये जो वर्ड हमारा एथिक आया है, ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से। सब याद रखा क्योंकि इट इज लाइक ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। ग्रीक वर्ड से आया एथोस।
कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से आया है एथोस, विच मीन्स कैरेक्टर। क्या होता है कैरेक्टर? Ethics means the set of rules and principles that organizations should follow. When the business ethics refers to a code of conduct that business are expected to follow while doing a business. कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि हमें क्या करना है और किस तरह से करना है, मतलब होता है। अभी जो हमारा एथिक्स होता है ये क्या होता है, यहाँ पर हमारे सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे अगर आप कंपनी में देखोगे, बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में देखते हो, बिजनेस में देखते हो, वहाँ पे उनके रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं कि कंपनी में कैसे करना है, क्या करना है, कंपनी में कैसे बिहेव करना है, वो होता है। तो वही होता है एथिक्स, मतलब ये होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, सॉरी सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो, जहाँ पर उनको फॉलो करना चाहिए, विच रिफर्स टू द कोड ऑफ कंडक्ट कि काम को किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, और एक्सपेक्टेड टू फॉलो व्हाइल डूइंग अ बिजनेस। एथिक्स डील विद द कांसेप्ट सच एज राइट एंड रॉन्ग। वो कौन से कांसेप्ट के साथ डील करता है? राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, फेयर, अनफेयर, जस्ट and unjust, legal, illegal, proper, improper, in respect of human actions. Ethics is branch of social science. क्या है वो? क्या है? ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेज। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर वो सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स का है कि काम को किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। और एथिक्स किसके साथ डील करते हैं? कौन से कंसेप्ट होते हैं? राइट एंड रॉन्ग, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गुड है, क्या बैड, फेयर, अनफेयर, जस्ट एंड अनजस्ट, जस्टिस एंड जस्टिस, इलीगल, इलीगल, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन की, ह्यूमन के हिसाब से कि क्या है क्या नहीं है। डेफिनेशन दिया अकॉर्डिंग टू एंड्रयू क्रैन, business ethic is the study of business situation, activity and decisions wherever issues of right and wrong are addressed. बिजनेस एथिक मतलब क्या होता है कि हम, बिजनेस एथिक का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के सिचुएशन को, बिजनेस के एक्टिविटी को क्या करना, स्टडी करना, और क्या सही है क्या गलत है हमें वो देखना है। कभी कभी कुछ सिचुएशन आ जाती है, हमें क्या करना पड़ता है, सिचुएशन को देखना पड़ता है, उस सिचुएशन में क्या गलत है क्या सही है हमें वो एड्रेस करना पड़ता है। तो वही होता है बिजनेस एथिक। डेफिनेशन में हमने देखा। स्टार्ट करते फीचर्स दे बिजनेस एथिक के। फर्स्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मैंने बोला कि मतलब काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कि अगर हमें एक प्रोसीजर रहता है काम को करने का, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों, किस तरह से करना है। तो ये होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि हमें किस तरह से करना है काम को, वो होता है। सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, तो बिजनेस को ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाना भी चाहिए। नेक्स्ट वन है बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज। ये ना सोशल और मोरल वैल्यूज होते हैं। सोशल वैल्यूज और मोरल वैल्यूज में होता है ना, एक मोरल वैल्यू होता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक सोशल वैल्यू होता है। तो हमारा ये जो सोशल एथिक है, मतलब हमारा बिजनेस एथिक है, ये इज लाइक हमारा मोरल और सोशल वैल्यूज ही है। गिव प्रोटेक्शन टू द सोशल ग्रुप में क्या है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे हमने देखा था हमारे इंटरेस्ट ग्रुप की, हमारे हम शेयर होल्डर के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए, कंज्यूमर, एम्प्लॉयज या सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो बिजनेस एथिक हमें इसमें हेल्प करता है। प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क। बेसिक फ्रेमवर्क मतलब कि अभी यहाँ पे क्या है कि जो बिजनेस एथिक है हमारा, जो हमारा एथिक है, ये हमें बताता है कि हमें कितने लिमिट पे काम करना चाहिए, हमें कि हम सोशली या लीगली, मोरली किस तरह से काम कर सकते हैं, या इकोनॉमिकली कि हम लीगली इतने लिमिट में हमें काम करना है, इतने ही लिमिट में हम बियॉन्ड लिमिट नहीं जा सकते। उसके बाद है वॉलंटरी। अब ये जो होता है ना हमारा एथिक, ये बिजनेस वाले पे डिपेंड है कि उनको वो एथिक एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ये इट इज लाइक फोर्सफुल, हम नहीं बोल सकते कि हम आप पे थोप रहे हैं, आपको एथिक फॉलो करना पड़ेगा। ये वॉलंटरी कि आप, अगर आपको अपनी एथिक्स, अगर आपको एथिक्स एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करो, और अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप उसी एथिक्स पे काम करो। उसके बाद रिक्वायर एजुकेशन एंड गाइडेंस। अभी एथिक ऐसा नहीं कि आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपने आपको बोल दिया ऐसे करना है। इसमें होता है कि आपको थोड़ा बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है, एजुकेशन देना, उस पर गाइड करना पड़ता है कि आपको उस पर काम करना है, किस तरीके से आप काम करना है। तो इट इज ये कुछ ईजी नहीं है। हमें उस एथिक्स पे, अगर आपने उस एथिक्स को ले लिया कि आपकी ये एथिक है, तो उस पर आपको हमेशा काम करना चाहिए। नहीं कि आपने, आपकी एथिक है, आपने इस बार उस पर काम किया, नेक्स्ट टाइम नहीं करे, फिर कभी करोगे, ऐसा नहीं होता है। अगर एज अ बिजनेसमैन होता है कि
बिजनेसमैन की एथिक क्या होगी कि उसको एक अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस करना है, अपने कस्टमर के साथ अच्छे से डील करना है, जो अलग अलग उसके स्टेक होल्डर्स है जैसे कि उनके शेयर होल्डर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है। ये होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्या होता है ना कि वो अपने उनके जो उनके उसूल होते हैं, उनके जो एथिक्स होते हैं वो उस पर ही चलते हैं। अगर उनको वो सही नहीं लग रहा तो वो उस चीज के खिलाफ बोलेंगे, उस चीज के खिलाफ अगेंस्ट रहेंगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं सब बोल रहे हैं तो मैं भी उस चीज में हाँ में हाँ मिलाऊंगा, नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने एथिक्स पे हो तो उसी एथिक्स पे रहो और उसी एथिक्स को फॉलो करो, ये आपके लिए अच्छा। अगर आप अपने एथिक्स फॉलो करते हो तो एथिक्स से ना एक डिसिप्लिन आती है कि आप अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो बिजनेसमैन या कोई भी होता है कि हमने अपनी एथिक्स अगर हमने एक्सेप्ट की है तो मेक श्योर आप अपने एथिक्स पे फॉलो कर रहे हो। तो वही है कि अभी इसमें एजुकेशन ट्रेनिंग देनी पड़ती है, नॉर्मल नहीं है आपको कैसे करना है क्या करना है। वॉलेंटरी जैसे अपने आपने एक्सेप्ट कर ली है तो उसको फॉलो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। उसके बाद रिलेटिव टर्म। अब रिलेटिव टर्म क्या है कि जो हमारा ये जो बिजनेस एथिक है, ये ना मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी कंट्री में वो चीज सही है तो दूसरे कंट्री में वो गलत हो सकती है। ये ना अभी हम बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं है वो सब जगह सेम हो, सब जगह सही चल रही हो। कभी कभी होता है ना कि एक कंट्री में वो चीज सही होती है तो दूसरी कंट्री में वो गलत होती है। तो वही है कि जो रिलेटिव टर्म है, इस कंट्री में अगर वो अगर सही है तो दूसरे कंट्री में वो गलत है। एंड जो लास्ट वन न्यू कंसेप्ट है कि ये जो हमारा एथिक वो न्यूअर कंसेप्ट है। जो डेवलप कंट्रीज होती है ना हमारी, वहाँ पे एथिक्स फॉलो की जाती है। डेवलपिंग कंट्रीज जो पुअर कंट्रीज होती है ना वहाँ पे नहीं फॉलो होती। तो हमने देखा हमारे बिजनेस एथिक क्या होता है, सॉरी, कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपके एथिक्स क्या है, आपने डिसाइड कर लिया है, आपको पता है, तो आप उस एथिक्स को फॉलो करो, उस एथिक्स पे चलो। इससे क्या होता है, एक डिसिप्लिन आता है कि आपको काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आपके आप है ना बहुत अच्छे से काम कर सकते हो अगर आप अपने एथिक्स को फॉलो करते हो। अगर आपको वो चीज नहीं सही लगता तो आप उसके अगेंस्ट रहोगे अगर आप अपने एथिक्स को फॉलो करते हो। इसीलिए यही है। तो हमने देखा कि कोड ऑफ कंडक्ट की किस तरह से काम को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सोशल और मोरल वैल्यूज पे बेस्ड है। हम अलग जो हमारे सोसाइटी ग्रुप्स होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हमने जो देखे थे, हम उनके लिए उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, हम बिजनेस एथिक्स के थ्रू करेंगे। बेसिक फ्रेमवर्क कि हमें कितने लिमिट में काम करना चाहिए, कितने लिमिट्स में हमारा काम होना चाहिए, वो है। वॉलेंटरी इट इज लाइक कि जरूरी नहीं आप पे थोपा जाएगा कि आपको बिजनेस एथिक, आपको ये एथिक्स के हिसाब से ही काम करना है। किसी किसी के एथिक्स होते हैं तो वो गलत काम करते हैं, वो उनका है, वो उनके डिसिप्लिन है, वो उनका मोरल सोशल वैल्यूज जो बोल सकते हैं वो क्या कर सकते हैं। अगर उनका स्टार्टिंग से अगर वो माल प्रैक्टिसेस गलत काम कर रहे हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो वो करेंगे ही, वो नहीं बदलेंगे। तो जिनका एक होता है उसूल के नहीं, वो अपने कस्टमर्स के अच्छे से डील करेंगे, अच्छे क्वालिटीज के अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो वो वही काम करते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें एजुकेशन ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। रिलेटिव टर्म है, इट इज लाइक कि अगर एक कंट्री में सही है तो दूसरे कंट्री में गलत है, दूसरे कंट्री में गलत है तो एक कंट्री में सही है। न्यूअर कंसेप्ट है, ये नया कंसेप्ट आया है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारे हम बिजनेस एथिक यहाँ पे कंप्लीट किया। अभी यहाँ पे मोरल एंड सोशल वैल्यूज होते हैं। कुछ और नहीं होता। सो मोरल एंड सोशल वैल्यूज, अभी क्या मोरल वैल्यूज होते हैं, आप क्या सोशल वैल्यूज होते हैं। सो इसमें फर्स्ट वन है कि डूज में डूज डोंट और एक्सेप्ट, और एक और है। सो फर्स्ट वन है पे टैक्सेस एंड अदर चार्जेस रेगुलरली, कि हमारे जो टैक्सेस होते हैं, हमारे जो भी टैक्सेस और जो भी कोई चार्जेस होते हैं हमें वो रेगुलरली पे करना चाहिए, टाइम टू टाइम पे करना चाहिए। टाइम निकल गया तो उसके बाद नहीं पे करना चाहिए। पे फेयर वेजेस अलाउंस एंड अदर मॉनेटरी इंसेंटिव्स टू द वर्कर। जो भी फेयर वेजेस होता है, चाहे वो अलाउंस हो या अदर कोई अदर मॉनेटरी इंसेंटिव है, हमें वो टाइम टू टाइम अपने फेयर रेम्यूनरेशन के जैसे होता है वो हमें अपने वर्कर्स को पे करना चाहिए। एम्प्लॉइज जो होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, जो भी सैलरीज होते हैं, वेजेस होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, बोनस होते हैं, वो हमें पे करना चाहिए, फेयरली पे करना चाहिए। इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस पर सिक्योरिटी, एक सेफ्टी होना चाहिए कि जिससे कि हेल्थ को इफेक्ट ना पड़े। सप्लाई क्वालिटी गुड्स एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। कि कंज्यूमर ने जिस तरह से बोला है, कंज्यूमर को जो कंज्यूमर के नीड्स है, जो कंज्यूमर के डिमांड्स है कि और उसी हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, उस गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए और रिजनेबल प्राइस पे करना चाहिए। ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज करना चाहिए और एमआरपी के हिसाब से ही चार्ज करना चाहिए, एमआरपी से ज्यादा नहीं, कम नहीं। गिव ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑनर बेसिक टू द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर।
जो भी उनके बेसिक राइट्स है जो भी उनके बेसिक राइट्स है वो होने चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। यूज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द सोसाइटी, कि आपका जो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आया है उस पर थोड़ा सा सोसाइटी के लिए उस यूज कर दे। उसके बाद डोंट में डू नॉट डिस्ट्रॉय दी हेल्दी कॉम्पिटिशन। हेल्दी कॉम्पिटिशन जो होते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, सोसाइटी बिजनेस में हो, हमें वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। डू नॉट चीट, डू नॉट चीट और एक्सप्लॉइट कस्टमर्स, कस्टमर्स को चीट और एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। कस्टमर्स के जो भी नीड्स है, जो भी डिमांड्स है, उसको फुलफिल करो। डू नॉट क्रिएट मोनोपोली, मोनोपोली नहीं क्रिएट करना चाहिए। अपना ही मोनोपोली होता है ना कि सिर्फ एक ही कंपनी पूरे मार्केट में नाच करेगा, वो हमें नहीं करना चाहिए। डू नॉट डिस्टॉर्ट टू होर्डिंग्स और ब्लैक मार्केटिंग, जो होर्डिंग्स हम करते हैं और जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आते हैं। उसके बाद डू नॉट क्रिएट सीक्रेट और अनरीजनेबल प्रॉफिट, जो भी हमारे इंफॉर्मेशन जो होते हैं ना कि कुछ अनरीजनेबल प्रॉफिट्स आ जाते हैं, कभी कभी होता है ना बिजनेस में कि वो कहीं से और उनको पैसे कमा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या, वो एमआरपी अगर नहीं चार्ज करते हैं तो वो ना किसी से भी क्या कर सकते, कितना भी चार्ज कर सकते हैं, तो वो अपना साइड इनकम निकाल के रखते हैं। इतना तो वो क्या, वो इतना उनको कहाँ से मिल गया, फ्री में मिला बिना मेहनत किए हुए। सो वो होता है कि हमें रीजनेबल प्रॉफिट और सीक्रेट प्रॉफिट सही रखने चाहिए, और हमें पार्ट ऑफ प्रॉफिट क्या करना चाहिए, सोसाइटी के लिए देना चाहिए। तो ये हमारे क्या थे, कुछ डूज एंड डोंट्स थे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, देख लिया हमने। अभी नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, अवॉइड एंड एक्सेप्ट। अभी हम क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए। फर्स्ट वन है अनफेयर कंपटीशन। हम हमें अनफेयर कंपटीशन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कि हम फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज होते हैं ना, तो एक बड़ी इंडस्ट्रीज किसी छोटे इंडस्ट्रीज के साथ कंपटीशन करी नहीं, तो हमें अनफेयर कंपटीशन नहीं करना चाहिए, या हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर, हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा इकोनॉमिक पावर है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। एग्रीमेंट विथ फेलोज बिजनेस फॉर कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग एक्सेट्रा। एक्सेप्ट में दिया प्रिंसिपल ऑफ सर्विस फर्स्ट एंड प्रॉफिट नेक्स्ट। पहले हमें क्या करना चाहिए, सर्विस देना चाहिए, फिर हमें प्रॉफिट करना चाहिए। ट्रूथ इन बिजनेस दैट कस्टमर्स इज द किंग, हमें ये सच है, मतलब कस्टमर इज द किंग, ये हमें ये जो हमारा लाइन है, कस्टमर इज द किंग, हमें वो मानना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। मेक योर बिजनेस जस्ट फेयर, ह्यूमन, एफिशिएंट एंड डायनामिक, हमारे जो बिजनेस है उसको जस्ट फेयर रखना चाहिए, ह्यूमन, एफिशिएंट एंड डायनामिक, की वो सही हो, अच्छा हो और लोगों के लिए अच्छा हो। तो ये हमारे कुछ थे अवॉइड, एक्सेप्ट और डूज एंड डोंट्स देखे, जो हमारे सोशल और मोरल वैल्यूज हमें क्या कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, CSR। अभी ये जो हमारा जो टॉपिक है ना, ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोई नया नहीं है। मतलब अभी क्या है, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो स्टार्ट करते तो आपको आइडिया होगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है इंडिया में। However, the Ministry of Corporation Affairs, Government of India has recently notified the Section 135 of the Companies Act 2013, along with the Companies Corporate Social Responsibility Policy Rules 2014 and other notifications related thereto, which make it mandatory from 15th April 2014 for the certain competition for the certain companies who fulfill the certain criteria as mentioned under the section 135 to the compile with the provisions relevant टू द CSR। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे जो कंपनीज एक्ट 2013 है, मतलब ये जो हमारा एक्ट बनाया गया है, ये जो हमारा एक्ट है ना कंपनी 2000, ये जो बनाया गया एक्ट, इसमें क्या है कि हमें कंपनी को किस तरह से चलाना है, किस तरह से गवर्न करना है, क्या करना, उसमें हमें ये बताया गया है। इसी में क्या कर दिया है कि ये CSR का एक जो पॉलिसी है, जो CSR का एक कंसेप्ट आया है, ये इसी में ऐड कर दिया है कि कंपनी को क्या करना है। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है कि होता है ना, फॉर एग्जाम्पल कि अभी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, अभी ये बहुत जरूरी है, मैंडेटरी कंपलसरी हो गया है कि हर एक बिजनेसमैन को सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना ही है।
बट अभी ऐसे कुछ जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज होते हैं जिनके इतने प्रॉफिट्स भी नहीं आते, बट सोसाइटी को देना पड़ रहा है, तो वो बोलेंगे अब जब हमारा इतना प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है, हम किस तरह से सोसाइटी को दे, सोसाइटी को हेल्प करें। तो गवर्नमेंट ने भी समझा, ये सब भी समझा कि ठीक है अभी जरूरी नहीं कि हर कोई क्या कर सकते हैं, सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे क्राइटेरिया बनाए कि जो उस क्राइटेरिया को क्या कर सकता है, फुलफिल करेगा, वही कंपनी क्या करेगी, सोसाइटी को हेल्पफुल करेगी। और जो भी क्राइटेरिया कोई भी कंपनी उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, वो कंपनी के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि वो सोसाइटी के लिए करेगी। वही हमारा मीनिंग क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल एम्स टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटल गोल्स or support volunteer or ethically oriented practices. It makes a company social responsible and accountable. यहाँ पे क्या होता है कि हम बिजनेस और जो एनवायरमेंट होता है दोनों को साथ में लेके चलते हैं और जो भी होता है हम करते हैं। अभी जो मैंने ऑलरेडी कहा था कि मीनिंग था, सॉरी, अभी यहाँ पे क्या था, मैंने ऑलरेडी कहा कि कुछ क्राइटेरियाज बनाए हैं, कुछ चीजें हैं जो पॉलिसी के हिसाब से, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है, वही टर्म्स एंड कंडीशंस अगर कंपनी फुलफिल करती है वो उसके हिसाब से कंपनी अगर उसमें है राजी, तो वो मैंडेटरी जो कंपलसरी उस कंपनी के लिए हो गया है। डेफिनेशन में क्या दिया है कि अकॉर्डिंग टू द यूनिडो, दैट इज यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मैनेजमेंट कंसेप्ट whereby companies integrate social and environmental concern in their business operation and interactions with their stakeholders। मतलब कि यहाँ पर बिजनेस के साथ साथ एनवायरमेंट के जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जो भी उनके स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके। स्टेक होल्डर मतलब कि जो उनके शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर, एम्प्लॉयज होते हैं, वो सब। उसके बाद हमारा स्कोप ऑफ सीएसआर, अभी कि क्या क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं है। तो फर्स्ट हमें दिया है कि द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर में है द कंपनी इज हैविंग नेट वर्थ ऑफ 50,000 करोड़, नेट वर्थ होना चाहिए कितना, 50,000 करोड़ और मोर, टर्नओवर होना चाहिए 1,000 करोड़, नेट प्रॉफिट होना चाहिए 15 करोड़। During any financial year shall be required constitute a corporate social responsibility committee to the board with the effect from the 1st September 2014। अभी जिस वो जो भी कोई भी कंपनी अगर उनके नेटवर्क, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट इतने के ऊपर आती है, अगर 1500 करोड़ है या उससे ज्यादा है, 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा, या 15 करोड़ या उससे ज्यादा, तो उसको CSR करना ही पड़ेगा, मतलब उसको ये फॉलो करना पड़ेगा। The board's report shall be disclosed the composition of the CSR committee। जो भी रिपोर्ट्स होंगे वो दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा सीएसआर कमिटी। अभी जो सीएसआर कमिटी क्या है, मतलब कि सीएसआर कमिटी मतलब कमिटी क्या बोलते हैं, मतलब जहाँ पे लोगों को अपॉइंट किया जाता है, बनाते हैं। तो वहीं पे क्या होता है, कुछ लोग आते हैं, हम अपने फॉर एग्जांपल कि इतनी एक बड़ी बिजनेस है, उसमें से कुछ लोग को हमने रिप्रेजेंट किया, उतनी हमारी कमिटी बन गई है। सीएसआर कमिटी में क्या होता है, द सीएसआर कमिटी विल कंसिस्ट ऑफ 4 डायरेक्टर्स who shall be meet at least twice in a year to discuss and review the CSR activity and policies। यहाँ पर वो साल में 2 बार मिलेंगे, जो भी एक्टिविटीज हो, जो भी पॉलिसीज के रिलेटेड डिस्कशन होंगे वो करेंगे इन लोग। The CSR committee will be recommended a formal CSR policy and will recommended a particular CSR activities, prepares a budget, how describe how the company will implement the project, किस तरह से उनके काम करना है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या बजट है, वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड एस्टेब्लिश अ ट्रांसपेरेंट मींस टू मॉनिटर प्रोग्रेस। और वो क्या करेंगे कि जब भी वो उनका मीटिंग रखेंगे, जो भी उनका साल में 2 बार जब वो मिलने वाले हैं, तो जो भी उनका मीटिंग होगा तो उसमें उनका बजट कि किस तरह से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से काम करना है, वो क्या करेंगे देखेंगे। उसके बाद सीएसआर एक्टिविटी क्या है, कि अब एक्टिविटी क्या क्या रहेगा उसमें, eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting preventive health care and sanitation and making available safe drinking water। जहाँ पर वो जो भूख रहता है कि किसी को खाने को नहीं मिलता, जो जो जिनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, वो करेंगे। पॉवर्टी एंड मालन्यूट्रिशन, जहाँ पर पॉवर्टी है, गरीबी है, वहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ, जहाँ पर कुछ हेल्थ केयर के लिए है, वो वहाँ पे हेल्प करेंगे।
सैनिटाइजेशन मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ पे सैनिटाइजेशन करेंगे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जहाँ पे क्या करेंगे वो एप्लीकेबल करेंगे, लोगों के लिए हेल्प करेंगे। यही होता है कि सोशली क्या काम करना है, तो ये सब सोशली कि हमें क्या करना है, हंगर इराडिकेट करना है, पॉवर्टी कम करना है, हमें जो भी हेल्थ केयर है वो सब ध्यान देना है, सैनिटाइजेशन ड्रिंकिंग वाटर्स के लिए हेल्प करना है, प्रोमोटिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and the different abled and livelihood enhancement of the projects। कि हमें लोगों को एजुकेशन में हेल्प करना है, जो इलिटरेसी हमारे जो इलिटरेट लोग हैं उन्हें लिटरेट करना है, reducing child mortality and improving maternal health by providing good hospitals facilities and low cost medicines। कि हमें जो चाइल्ड मोर्टिलिटी मतलब क्या होता है ना कि मैटरनल हेल्थ मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उनके लिए अच्छे हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करने हैं, उनके लिए लो कॉस्ट मेडिसिन, उनको अच्छी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज मिले, और जो उनके मेडिसिन होते हैं वो क्या हो थोड़े कम हो। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है जिसमें अभी हमने 3 ही देखे, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक्स में देखोगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। सो ये मैंने 3 ही लिखा, अगर आपको और देखना है तो एग्जाम्स में लिखने के लिए आप अपने और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज टेक्स्ट बुक में मेंशन किए हैं, वो सब पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी सिर्फ 3 ही किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमने देख लिया था कि क्या क्या उसमें स्कोप है, कमेटी किस कमेटी में कौन रहेगा, कमेटी में क्या होगा, कमेटी में किस तरह से काम किया जाएगा, सीएसआर एक्टिविटीज कौन से एक्टिविटीज है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एलोकेशन ऑफ फंड एंड द लास्ट वन नॉन कंप्लायंस ऑफ सीएसआर एक्टिविटी। अभी यहाँ पे फंड जो होता है, अभी फंड्स के लिए क्या फंड्स के क्या इधर पे फंड्स के रिलेटेड क्या इधर इन्फॉर्मेशन दिया है, द कंपनीज वुड स्पेंड नॉट लेस देन 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब कंपनी को 3 साल में जो भी प्रॉफिट आएगा उस नेट प्रॉफिट का आधा जो रहेगा उससे 2% तक वो जाना चाहिए, 2% से कम नहीं होना चाहिए। दी सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ द सीएसआर एक्टिविटी नॉट बी अ पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो भी सरप्लस अगर कुछ आता है वो नहीं रहेगा, बट 3 साल में जो भी उनका नेट प्रॉफिट है उसका एवरेज जो रहेगा उसका 2% हमें देना पड़ेगा। The company may build CSR capacity of its personnel and or those of its implementing agency through institutions with establishment track records of at least 3 financial years। 3 साल में जो भी उनका आएगा वो देना पड़ेगा, 2% से कम नहीं होना चाहिए। नॉन कंप्लायंस ऑफ CSR एक्टिविटीज में हमें क्या दिया है कि there is no specific penal provisions for non-compliance under section 135 of the act। However, non-disclosure or absence of the details about the CSR policy and its implemental in the board's reports would attract penalties for non-complying the duty of the CSR would attract a fine of not less than rupees 50,000, which may extend to rupees 25 lakh, and every officer or the company in default shall be punishable with the imprisonment for a term which may extend to 3 years, or with a fine which shall be not less than rupees 50,000, which may extend to rupees 5 lakh, और with both। मतलब कि यहाँ पर कि अगर कोई CSR एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, जिसने क्राइटेरिया टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल किए हैं बट वो सीएसआर एक्टिविटीज नहीं करे तो उनको क्या प्रॉब्लम होता है, वही दिया। अगर सीएसआर कोई नहीं करता तो वहां पे क्या है कि अगर वो नहीं करते तो उनको फाइन रहेगा 50,000, जो एक्सटेंड हो सकता है रुपीज 25 लाख। कोई भी जो कंपनी का जो भी ऑफिसर रहेगा शाल बी पनिशेबल विद, उनको जेल भी हो सकती है, वो 3 साल तक हो सकती है, और जेल में जाने के बाद उनको फाइन भी देनी पड़ेगी साथ साथ। अगर वो जेल जाते हैं, अगर वो सीएसआर एक्टिविटी नहीं करे तो ये तो फाइन है, इवन उनको जेल भी हो सकती है 3 साल, और जेल जाने के साथ साथ उनको फाइन भी पे करना पड़ेगा, जो है विच शाल नॉट बी लेस देन रुपीज 50,000, जो 5 लाख तक भी क्या कर सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। इससे बेटर है आपको, अगर आपको किसी भी जो कंपनी अगर फुलफिल कर रही है क्राइटेरिया टर्म्स एंड कंडीशंस वो कर पा रही है, तो अगर वो सीएसआर एक्टिविटी नहीं करी, इट इज बेटर आपको ये सब नहीं करना, तो अपने सीएसआर आपको जो कंपलसरी है तो आपको वो सीएसआर क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारा सीएसआर था, जहां पर हमने देखा कि सीएसआर कोई नया कंसेप्ट नहीं है। जो हमारा कंपनी 2013, जो हमारा एक्ट है कंपनीज का 2013 वाला, उसी में ये सीएसआर का एक ऐड कर दिया है कि जो कंपनी
फॉलो करेगी, जो कंपनी क्राइटेरिया टर्म्स एंड कंडीशंस क्या करती है, फुलफिल करती है, उसी कंपनी को है। तो सीएसआर में कौन सी क्या स्कोप है, क्या एक्टिविटीज है, क्या कमिटी अगर फॉर्म हुई है तो कमिटी में क्या होगा, किस तरह से काम होगा, उसके बाद उसमें क्या फंड्स होंगे, कि कितना उनको शेयर, कितनी प्रॉफिट्स उनको शेयर करनी पड़ेगी, 2% जो लेस है, 2% से ज्यादा कम नहीं कर सकते। 3 साल में जो भी उनका आएगा नेट प्रॉफिट, उसका एवरेज उसको क्या करना पड़ेगा, 2% तक देना पड़ेगा। उसके बाद एलोकेशन, मतलब वहाँ पे देखा था कि अगर कोई फॉलो नहीं करता तो क्या उधर पे पेनल्टीज, क्या उधर पे उनको जो पनिशमेंट होता है उनको वो क्या मिलेगा। सो हमने देखा यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।